बिल्कुल वो शख्स एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई कुदरत ने कुछ लोगों को चुन लिया होता है कुछ ख़ास कामों के लिए। और वाकई मतलब अच्छा एक उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चलते चलते टांगों में इतना दर्द होता था कि मैं साइको हो गया हूँ। खुश अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है तो आज की हमारी वीडियो है पीएम नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी जोशो दबीन जशोदाबन जशा वाइफ थी ना जो इनकी 14 नहीं ना, जशो JASH है ना, इनकी वाइफ का नाम है जशोदाबेन। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी जशोदाबेन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो तू ना जाती एक बार, कितनी करुणा कितना प्यार, प्रियवर देती तुम पर वार। साल 1968 में गुजरात वडनगर के ब्रह्मवाड़ा गांव के एक छोटे से घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं। आनंद और उल्लास का माहौल था। विवाह हो रहा था 17 साल के नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 15 साल की चिमनलाल के साथ, जिनका नाम शादी के बाद बदलकर जशोदाबेन नरेंद्र भाई मोदी कर दिया गया था। यौवन की दहलीज पर दोनों का मिलन हुआ था, लेकिन शायद हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने के लिए। इनकी बारात का जो हिस्सा बने थे, उनका कहना है कि उनकी बारात 2 दिनों तक वहीं गांव में ही रुकी थी। पूरे रीति रिवाज लेकिन सादगीपूर्ण तरीके से इनका विवाह हुआ था। लेकिन क्या मालूम था कि शादी के महज 3 साल बाद ही दोनों अलग हो जाएंगे। बताया जाता है कि उन दिनों युवा नरेंद्र मोदी में वैराग्य जगने लगा था, लिहाजा वे ऐसा फैसला लेने वाले थे जिससे जशोदाबेन शायद विरह की मूक वेदना में सिमट जाने वाली थीं। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद वे सामाजिक जुड़ाव और अपने अंतर्मन की तलाश में चले गए। इसके बाद 2 सालों तक युवा नरेंद्र मोदी बैरागी बने रहे। इन 2 सालों में उन्होंने भारत भर में यात्राएं की, कई धार्मिक स्थलों और धार्मिक केंद्रों का भ्रमण भी किया। वहीं नरेंद्र मोदी के घर से चले जाने के बाद जशोदाबेन ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। मेहनत रंग लाई और वो एक स्कूल में अध्यापिका लग गईं। अब उनकी पूरी दिनचर्या में पूजा पाठ, घर की देखभाल और स्कूल में बच्चों के साथ गुजरने लगा। बच्चों की पढ़ाई में वो ऐसी रम गईं कि उन्हें अपने इस काम में खूब आनंद मिलने लगा। इधर साल 1969-70 के बीच नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौट आए। वे अहमदाबाद लौटे जरूर, लेकिन अब तक वे संघ के साथ जुड़ चुके थे। अब वे RSS के एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में देश में जब आपातकाल लगा तो उस वक्त मोदी कुछ समय के लिए अज्ञातवास में रहे। 1985 में वे बीजेपी के साथ जुड़े और 2001 तक वे पार्टी में कई ऊंचे पदों पर रहे। इधर जशोदाबेन भी जीवन के कई बसंत निकाल चुकी थी। बालों में सफेदी आनी शुरू हो गई थी, चेहरे से यौवन की सौम्यता जा चुकी थी और जीवन संघर्षों की लकीरें पड़ चुकी थी। इधर नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर उफान पर था। साल 2001 से 2014 तक वे लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। इधर साल 2009 में जशोदाबेन स्कूल से रिटायर हो चुकी थीं और अब वे जीवन की उस दहलीज पर थीं जिसे सीनियर सिटीजन या वृद्धावस्था कहकर पुकारा जाता है। अब वे उंझा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ रहती हैं। बीबीसी से एक बातचीत में उनके भाई ने बताया था कि जीवन के कई दशक अकेले काट चुकी जशोदाबेन अभी भी नरेंद्र मोदी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकती। हालांकि 2014 से पहले तक कथित तौर से कभी मोदी के मुख से जशोदाबेन का नाम नहीं सुना गया, लेकिन साल 2014 के आम चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब उन्होंने आम चुनाव में नामांकन के पर्चे में खुद को शादीशुदा बताया। इसके बाद कागजों में ही सही जशोदाबेन का विरह खत्म हुआ। मोदी ने कागजों में ही सही जशोदाबेन को अपनी पत्नी होने का दर्जा दे दिया था। इससे जशोदाबेन का परिवार और शायद भीतर ही भीतर जशोदाबेन भी प्रफुल्लित हो उठी होंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। भाई और बहन जी जनाब,
जशोदा बहन था वो। जशोदा। अभी नहीं पता नहीं क्या क्या पढ़ हाँ, असल में बहन को बहन बोलते हैं। हाँ, बहन हम बहन बोलते हैं। नहीं, जैसे गुजराती में ना बेन, बेन मतलब वो बहन। हम खालिस उर्दू में ना है भी पकड़ेंगे हम, एच भी पकड़ेंगे, बे भी पकड़ेंगे। भाई को भी भाई तो बाई, बाई यानी कि भाई को सिर्फ बोलेंगे बाई, यानी कि नॉर्मल। भाई तो नहीं सुना। यानी नहीं, जैसे बाई मतलब भाई गुजराती में भाई किधर हो, भाई किधर हो, ये उर्दू में खालिस में लखनऊ की तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने स्पेलिंग में भी उसी तरह लिखा था, BEN बैन। हाँ बैन। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आपने देखा कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर दोनों एक साथ थे, एक बराबर थे, एक साथ खड़े थे। लेकिन आप देखें, कुदरत ने मोदी जी को किसी बड़े काम के लिए या किसी और चीज़ के लिए चुन लिया था। अच्छी खासी अपनी एक मैरिटल लाइफ छोड़कर 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें शादी के 3 साल बाद 17 साल के थे, तो 3 साल में 19 21 साल के, 22 साल 21 साल, तो 20 साल के या 21 साल के जो भी थे, 3 साल के बाद ही उन्होंने किनारा कर लिया और वो अच्छा उन्होंने संन्यास ले लिया था। अच्छा, ये बात मुझे एग्जैक्टली नहीं पता थी कि वो घर बार छोड़कर संन्यास गए थे। बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था इतनी अर्ली एज में, यानी कि 20 साल की उम्र क्या होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो पत्नी की एज थी वो 15 साल थी। यानी उन्होंने एक तरीके से पूरी लाइफ उन्हीं के नाम पे गुजार दी आज तक। अगर वो चाहती तो शादी कर सकती थी। जब 3 साल के बाद ये 20 के थे, तो वो 3 साल के बाद 18 की थी। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है, वो क्या ख़्याल है, वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान को एकदम से घर से निकाल देती है, उसे कहीं ले जाती है, फिर वहाँ से वहाँ ले जाता है, फिर वहाँ से वो इसका हिस्सा बन गए थे, RSS का हिस्सा बन गए थे, फिर वहाँ पर पार्टी का हिस्सा बने, फिर गुजरात के CM बने, फिर मुल्क के PM बने। उस दौरान इन्होंने इंटरव्यू में कहीं बताया भी कि एक वक्त ऐसा था कि ट्रेन के डब्बों पे चाय बेचते थे ये। मतलब बिल्कुल इनके पास कुछ भी नहीं था, ना इनके पास रहने को घर था, सड़कों पे सोते थे। मतलब एक शख्स ने अपना घर बार छोड़ दिया हो, ना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। एक यूँ समझ लो, या तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले कर दिया कि अब मेरे साथ तू क्या करती है। प्लानिंग नहीं। कुछ लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी को एक प्लान करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि किसी की ज़िंदगी को कुदरत प्लान करती है। अच्छा, आपको याद होगा अक्षय कुमार का जो इंटरव्यू था, बड़ा तफसीली इंटरव्यू था, और मैं ही कहूँगी 50 to 60% मोदी जी को जो मैंने पढ़ा है, समझा है, जाना है, उनकी आदतें, मैं कहूँगी उस इंटरव्यू के बाद ही जाना है। उससे पहले मुझे शायद इतनी खबर नहीं थी उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि बहुत खुलकर उन्होंने बताया था। ज़ुकाम के हवाले से उन्होंने एक दफ़ा बात करी थी, कभी दवाई नहीं खाई उन्होंने, जो भी है, मतलब टोटकों के थ्रू। वो ये कहते हैं, आज भी मैं टोटके ही यूज़ कर लेता हूँ। टोटकों के थ्रू जो होता है, जो घर के एक टोटके होते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो उससे मैं कर लेता हूँ। मैं कभी मेडिसिन नहीं लेता। मैं मतलब फजूल खर्चात से या फजूल खर्ची से बहुत बचते हैं अभी भी, बहुत संभल कर। आपको याद होगा कि वो अभी हमने कबल इस वक्त एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने अपने मैस के अंदर, अपने किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का डिडक्ट कर दिया और बहुत सारे खानों का कम करवा दिया, और उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद 70,000 रुपये का एक्सपेंस आ रहा था खाने पर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के खाने पर। तो उन्होंने सारी चीज़ें माइनस करवा दी, बिल्कुल खर्चा कम करवा दिया था उन्होंने। अच्छे से वो वीडियो याद नहीं आ रही, लेकिन मेरे जहन में है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात मुझे लगी थी कि एक इंसान खाने तक में इतना सोच रहा है कि यार ये इतना एक्स्ट्रा जा रहा है, ये फजूल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ये मेरे मुल्क का पैसा, ये बचे, यहाँ से भी मैं इसे रोकूँ। तो अक्षय कुमार के उस इंटरव्यू के अंदर मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत कठिन हालात देखे, बहुत मुश्किल हालात, मैंने बहुत बुरा वक्त देखा, और मैंने कभी भी कुछ भी फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग नहीं करी। मैंने CM बनने का प्लान नहीं किया, मैंने PM बनने का प्लान नहीं किया, मैंने कभी कोई बड़ा पॉलिटिशियन बनने का प्लान नहीं करा। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं अगले 5 साल के बाद ये करूँगा, मैं अगले 10 साल के बाद यहाँ होऊंगा। मैंने कभी ये सोचा कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये समझिए, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये बिल्कुल खुल के उन्होंने कह दिया, कुदरत ने मुझे चुना है। अच्छा, अक्सर मैं मतलब सोचता हूँ कि बिल्कुल वो शख्स एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई कुदरत ने कुछ लोगों को चुन लिया होता है कुछ ख़ास कामों के लिए। और वाकई मतलब अच्छा, एक उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चलते चलते टांगों में इतना दर्द होता था कि मैं बाकायदा रुमाल बांध के उस रुमाल को यूँ और लपेटता था तो मेरी टांगों का दर्द कम होता था।
मतलब अपने ही हाथ से अपनी टांगों को रुमाल से बांध के वो मतलब है कि दर्द को कम करते थे। इतना पैदल चलना होता था, उनका कहना था। लेकिन इस वीडियो में इनकी सबसे आखिरी में जो उन्होंने बात की कि उन्होंने अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को एक दर्जा दिया, ऑफिशियली माना। हाँ, क्योंकि उससे पहले देखें ये एक तरह से बिल्कुल दुनिया से कटे हुए रहते थे, हर चीज़ से कट के अपनी एक लाइफ गुजार रहे थे आरएसएस में या बीजेपी में। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के कागजात भरे गए, जब डॉक्यूमेंट जमा कराए, तो उन्होंने अपने आप को एक सिंगल नहीं लिखा। यानी उससे पहले शायद वो सिंगल लिखते थे या फिर जाहिर ही नहीं करते होंगे कि मेरी शादी है, लेकिन बाकायदा उसमें उन्होंने अपने आप को एक शादीशुदा शख्स जाहिर किया। इस शादीशुदा शख्स जाहिर होने का मतलब उनको सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी और उनको कबूल किया, माना। यानी कि मैं ये कहूँगी 3 साल का एक इंसान जो 70 साल का है, फॉर सपोज, उसने अपनी ज़िंदगी के 3 साल किसी शख्स के साथ गुजारे हैं। मैंने किसी के साथ फ्रेंडशिप करी है 3 साल के लिए, मैं आप 70 साल की हूँ। क्या मुझे जब मैं 70 साल पे होंगी और वो फ्रेंडशिप भी मैंने उससे 15 साल की उम्र में करी या 17 साल की उम्र में करी, क्या मुझे 70 साल में जाके याद या ख्याल या हल्का सा उसकी झलक भी याद होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे पता नहीं कितने लोग आए, कितने लोग गए। वाइफ थी, ये तो फ्रेंड की बात हो गई, वाइफ थी, बाकी उनका दर्जा था, लेकिन उनके साथ कोई बहुत लंबा अरसा नहीं रहे वो कि वो उनको याद रखते या उनको दर्जा देते। वो तो कहते हैं, अब देखिए 17 साल का एक इंसान जो अब 70 का है या 60 का है, तो 40 या 30 साल के इतने बड़े तवील अरसे के बाद भी, इतने तवील गैप के बाद भी वो आज भी वो सम्मान देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो ऑफिशियली कागज़ों पे उनको मेंशन करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो साथ आज भी नहीं भूले। बिल्कुल। अच्छा, जिस प्राइम मिनिस्टर के या जिन सियासतदानों के घर ही ना हो, बच्चे ही ना हो, फैमिली ही ना हो, उनकी अपनी ज़िंदगी ही के पता नहीं कितने साल रह गए, उन्होंने क्या करप्शन करनी है? उन्होंने क्या मतलब, हमारे यहाँ तो मैं उलट देखता हूँ कि बिल्कुल सियासतदानों के बेटे सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियन हैं, आने वाली नस्लें ही उन्हीं की नस्लें दर नस्लें चलती आ रही हैं। तो उन्होंने बैंक बैलेंस ही भरना है। आप इस चीज़ से ये आइडिया लगाएं कि इनका सिस्टम कितना क्लियर और कितना ट्रांसपेरेंट है कि एक आम बंदा भी ऊपर आ सकता है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना चाय वाला, ठीक है, एक चाय वाला पीएम बन सकता है। यानी कितनी क्लैरिटी है, कितने मौके हैं, नहीं रोका जाता, नहीं उनके साथ गलत किया जाता। आए होंगे मसले मसाइल हायल होते हैं, मुश्किलात हायल होती हैं, लेकिन वो इंसान पीएम की सीट तक पहुंच गया और एक दफ़ा नहीं, दोबारा पीएम बने, दोबारा 4 मरतबा सीएम बने, 2 मरतबा पीएम बन गए। यानी कि इसका मतलब है जो काम करता है उसे आगे लाया जाता है, उसे वाकई जिसकी कहते हैं। एक तो कमेंट आया था, कल परसों में पढ़ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को, अपने भारत को, अपनी ज़मीन को पूजते हैं, बाकायदा अपनी धरती की इबादत करते हैं। और हमने उनका जो अहमदाबाद का विज़िट देखा था, क्या लोग दीवाने हैं, क्या पागलों की तरह, मतलब पूरा शहर ऐसा लग रहा था उनको देखने के लिए मतलब तड़प रहा था। अच्छा, जशोदा बहन से अगर मेरी कभी मुलाकात होती है, वैसे तो शायद बहुत मुश्किल है कि मिल जाएं, लेकिन अगर कहीं मिल जाएं तो मैं लाजमी उनसे ये पूछूंगी कि ऐसी क्या क्वालिटी थी मोदी जी में कि आप जब 15 साल की थी या 18 साल की थी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकती थी, आप किसी और से शादी कर सकती थी, लेकिन उनके नाम पे रही। बिल्कुल ऐसा, बहुत बड़ी बात है। ये पूछना चाहूँगी कि आज भी उनको उनके नाम पे रोक कर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में कमाल की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल में तो हिंदू धर्म के हवाले से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दूसरी शादी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ। तो इस वजह से भी शायद मतलब है कि जो एक दफ़ा ज़िंदगी का साथी बन गया वो बन गया हमेशा के लिए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।